इतिहास गवाह है कि खामोशी शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। जब एक तूफान आने वाला होता है तो हवाएं रुक जाती है, परिंदे अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं और एक अजीब सा भारीपन हमारे सीने पर बैठ जाता है। ठीक वैसी ही एक रात थी वो, 15 मार्च 44 बीसी की वो काली रात। रोम, दुनिया का सबसे ताकतवर शहर, संगमरमर का बना वो सपना जिसे इंसान ने देवताओं को चुनौती देने के लिए बनाया था। लेकिन उस रात रोम सो नहीं रहा था। आसमान का रंग काला नहीं बल्कि गहरा लाल था, मानो बादलों के पीछे से खून रिस रहा हो। बिजली कड़क रही थी, लेकिन वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। हवाओं में एक फुसफुसाहट थी, एक ऐसा डर जो महलों की दीवारों को चीरकर अंदर घुस रहा था। कल्पना कीजिए, आप रोम की उन गीली अंधेरी सड़कों पर खड़े हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जमीन कांप रही है। लोग कह रहे थे कि उस रात मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर आ गए थे। शेर बाजार में खुलेआम घूम रहे थे। यह सब क्या था? क्या यह सिर्फ मौसम का बदलना था? नहीं, कुदरत जानती थी कि कल क्या होने वाला है। कुदरत जानती थी कि कल दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपनी आखिरी सांस लेने वाला है, जूलियस सीजर। लेकिन हमारा आज का किस्सा सिर्फ सीजर का नहीं है। यह किस्सा है उस इंसान का जो उस तूफानी रात में अपने बगीचे में अकेला टहल रहा था, जिसके दिमाग में बाहर के तूफान से भी ज्यादा भयानक जंग छिड़ी हुई थी। ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस। सोचिए जरा उस आदमी की हालत। वह सीजर का दोस्त था, ऐसा दोस्त जिसे सीजर अपनी जान से ज्यादा मानता था। कहते हैं कि सीजर के लिए ब्रूटस का होना अपने ही वजूद के होने जैसा था। लेकिन उस रात ब्रूटस की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में एक सवाल था जो खंजर की तरह उसकी रूह को कुरेद रहा था। क्या वफादारी देश प्रेम से बड़ी हो सकती है? अगर आपका सबसे प्यारा दोस्त आपके देश के लिए, आपकी आजादी के लिए खतरा बन जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे गले लगाएंगे या आप उसे मिटा देंगे? ब्रूटस अपने बगीचे में टहल रहा है। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें हैं जो बारिश के साथ मिल रही है। वह रुकता है, आसमान की तरफ देखता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, डर से नहीं बल्कि उस फैसले के बोझ से जो उसे लेना है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा है, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। उसका मरना ही एकमात्र रास्ता है। ये शब्द, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक मौत का फरमान है। लेकिन किसी दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए जिसे वह पिता समान मानता था। सोचिए उस दर्द को, उस कश्मकश को, जैसे कोई अपने ही हाथ से अपना दिल निकालकर फेंकने की तैयारी कर रहा हो। कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, यह समझने के लिए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। जूलियस सीजर, यह नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, यह एक गूंज बन गया था। उसने जंगें जीती थी, उसने रोम को दुनिया का सरताज बना दिया था। लोग उसे पूछते थे। जब वह गलियों से गुजरता तो हवा सीजर सीजर के नारों से भर जाती थी। लेकिन कामयाबी की एक बहुत बुरी आदत होती है, यह इंसान को अंधा कर देती है। सीजर अब सिर्फ एक जनरल नहीं था, वह कोलोसस बन चुका था, एक विशाल मूर्ति जिसके पैरों के नीचे बाकी सारे लोग
हम और आप जैसे आम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे थे। रोम एक रिपब्लिक था, जमहूरियत, जहां कोई राजा नहीं होता, जहां ताकत बटी होती है। लेकिन सीजर, वह उस ताज की तरफ बढ़ रहा था जिसे रोम ने सदियों पहले ठुकरा दिया था। और यही से जन्म होता है उस जहर का जिसने इस दोस्ती को निगल लिया। उसका नाम था कैसियस। अगर ब्रूटस इस कहानी का दिल है तो कैसियस इस कहानी का दिमाग है। शातिर, चालाक, वह इंसान जो दूसरों की आंखों में वो देख लेता है जो वे खुद नहीं देख पाते। कैसियस ने सीजर की इस बढ़ती हुई परछाई को देखा। उसे जलन थी, शायद उसे डर था, यकीनन। उसने ब्रूटस को एक आईना दिखाया। मानो एक शाम कैसियस ब्रूटस के कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, ब्रूटस, क्या तुम खुद को देख सकते हो? टेल मी, गुड ब्रूटस, कैन यू सी योर फेस? एक अजीब सवाल है ना? कोई अपनी शक्ल खुद कैसे देख सकता है? हमें अपनी शक्ल देखने के लिए आईने की जरूरत होती है या किसी दूसरे की आंखों की? कैसियस ने ब्रूटस का आईना बनने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे, बूंद बूंद करके ब्रूटस के कान में जहर नहीं बल्कि विचार घोले। उसने कहा, ब्रूटस, यह सीजर नाम, इसमें ऐसा क्या खास है? इसे तुम्हारे नाम के साथ लिखो। तुम्हारा नाम भी उतना ही भारी है। इसे जुबान पर लाओ, यह भी उतना ही रोबदार है। तो फिर सारी दुनिया सिर्फ सीजर के सामने क्यों झुकती है? यह एक बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल था। कैसियस ने ब्रूटस की ईमानदारी, ऑनर का इस्तेमाल ब्रूटस के ही खिलाफ किया। उसने उसे यह महसूस कराया कि अगर सीजर राजा बन गया तो रोम के नागरिक गुलाम बन जाएंगे और एक गुलाम की जिंदगी मौत से बदतर है। ब्रूटस, जो अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत और रोम से प्यार करता था, फंस गया एक मकड़ी की जाल की तरह। यह ख्याल उसके दिमाग में बुनता चला गया। वापस चलते हैं उस तूफानी रात में, ब्रूटस के बगीचे में। उसे एक खत मिला है। किसी अनजान नागरिक ने उसे खिड़की से अंदर फेंका था। उस खत में लिखा था, जागो ब्रूटस, क्या तुम सो रहे हो? रोम को देखो, बोलो, मारो। ये शब्द हथौड़े की तरह उसके जमीर पर चोट कर रहे थे। ब्रूटस अभी भी सीजर से नफरत नहीं करता। यही इस त्रासदी, ट्रेजेडी की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा दर्द है। वह सीजर को इंसान के तौर पर पसंद करता था, लेकिन वह उस ताज से डरता है जो सीजर के सिर पर रखा जाने वाला है। ब्रूटस खुद से एक बहुत ही गहरा संवाद करता है। वह कहता है, यह दिन के उजाले जैसा है। जब सूरज निकलता है तभी सांप अपने बिल से बाहर आता है और हमें संभल कर चलना पड़ता है। वह सीजर को एक ऐसे सांप के अंडे, सरपंट्स एग की तरह देखता है जो अभी तक फूटा नहीं है। अंडा दिखने में मासूम है, शांत है, लेकिन उसके अंदर एक फितरत पल रही है, डसने की फितरत। ब्रूटस सोचता है, अगर हमने इस अंडे को फूटने दिया, अगर सीजर को ताज मिल गया, तो वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि हम उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उसे अंडे के अंदर ही मार देना चाहिए। किल हिम इन द शेल। कितना भयानक है यह तर्क। आप किसी को इसलिए सजा दे रहे हैं जो उसने अभी तक किया नहीं है, बल्कि जो वह कर सकता है। यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का सबसे पुराना और सबसे खूनी उदाहरण है।
ब्रूटस ने अपनी वफादारी का गला घोट दिया, एक बड़े मकसद, ग्रेटर गुड के लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रात का सन्नाटा टूटता है। ब्रूटस सिहर उठाता है। वह जानता है कि कौन आया है। वे आ गए हैं, वो लोग जो अपना चेहरा लबादों में छिपाए हुए हैं, वो साजिश करने वाले, कैसियस, कास्का, डेसियस, मौत के सौदागर। जब वे अंदर आते हैं तो उनके चेहरों पर नकाब नहीं है, लेकिन उनकी रूह पर नकाब है। ब्रूटस उन्हें देखता है और एक बहुत कड़वी बात कहता है, हे साजिश, कॉन्स्पिरेसी, क्या तुम रात के अंधेरे में भी अपना असली चेहरा दिखाने से डरती हो? उसे घिन आ रही है। उसे इस छुपने छुपाने से नफरत है। वह एक हत्यारा नहीं बनना चाहता, वह एक प्यूरिफायर बनना चाहता है। वह इसे एक बलिदान, सैक्रिफाइस बनाना चाहता है, कत्ल नहीं। वे घेरा बनाकर खड़े होते हैं और तय करते हैं। कल सीनेट हाउस में जब सीजर अपनी गद्दी पर बैठेगा, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या मार्क एंटनी को भी मार देना चाहिए? सीजर का सबसे वफादार साथी कैसियस, जो समझदार है, कहता है, हाँ, एंटनी खतरनाक है, उसे भी सीजर के साथ खत्म कर दो, जड़ और तना दोनों काट दो। लेकिन ब्रूटस, हमारा आदर्शवादी ब्रूटस, वह बीच में आता है। नहीं, हम कसाई नहीं है कैसियस, हम रोम के रक्षक हैं। हम सीजर के शरीर के टुकड़े करेंगे, लेकिन गुस्से में नहीं, बल्कि ऐसे जैसे देवताओं को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हम सीजर की आत्मा के खिलाफ है, और अफसोस कि आत्मा को मारने के लिए हमें शरीर को मारना होगा। लेकिन एंटनी, वह तो सिर्फ सीजर का एक हाथ है। जब सिर ही नहीं रहेगा तो हाथ क्या कर लेगा? इतिहास गवाह है कि यह ब्रूटस की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल की। उसने इंसान की वफादारी और बदले की आग को कम आंका, और यही गलती आगे चलकर खून की नदियां बहाने वाली थी। जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। क्या आपको यह सब कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? मैं रोम की बात नहीं कर रहा। मैं 2000 साल पुरानी राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी बात कर रहा हूं। हमारी जिंदगी में भी तो ऐसे ही पल आते हैं, है ना? जब हमें सही और प्यारे के बीच चुनना पड़ता है। जब आपका दिल कहता है कि अपने दोस्त का साथ दो, लेकिन आपका दिमाग, आपका ज़मीर कहता है कि वह गलत है। शायद ऑफिस में, जहां आपको अपने उस कलीग के खिलाफ बोलना पड़ा जिसने कंपनी के साथ गलत किया, भले ही वह आपका लंच बड़ी था। या परिवार में, जहां आपको किसी बड़े के खिलाफ खड़ा होना पड़ा क्योंकि वह अन्याय कर रहा था। वह जो पेट में मरोड़ उठती है, वह जो रातों को नींद नहीं आती, वह जो आप खुद को आईने में देखकर पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? वही ब्रूटस है। हम सबके अंदर एक ब्रूटस जिंदा है। हम अक्सर सोचते हैं कि गद्दारी, बिट्रेयल हमेशा बुरी होती है, लेकिन शेक्सपियर हमसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछते हैं। अगर आप अपने उसूलों के साथ वफादार रहने के लिए किसी इंसान को धोखा देते हैं, तो क्या वह गद्दारी है या वह बहादुरी है? ब्रूटस ने चुना। उसने अपने दिल के टुकड़े करना चुना ताकि रोम साबुत रह सके। लेकिन क्या वह जानता था कि जिस आजादी के लिए वह अपने हाथों को खून से रंगने जा रहा है, वह आजादी शायद उसे कभी मिलेगी ही नहीं? क्या हम कभी जान पाते हैं
कि हमारे कड़े फैसलों का अंजाम क्या होगा। सुबह होने वाली है। 15 मार्च का सूरज बस निकलने ही वाला है। उधर सीजर के महल में उसकी पत्नी कल्परनिया चीख कर नींद से जागती है। उसने सपना देखा है, एक भयानक सपना। सीजर की मूर्ति से खून के फव्वारे फूट रहे हैं और रोम के लोग उस खून में अपने हाथ धो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वह सीजर से भीख मांगती है, आज बाहर मत जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। सीजर, जो दुनिया जीत चुका है, एक पल के लिए डरता है। वह रुकने का फैसला करता है, लेकिन नियति, फेट, वह तो पहले ही लिखी जा चुकी है। साजिश करने वाले दरवाजे पर आ चुके हैं। वे सीजर को लेने आए हैं। वे उसके डर का मजाक उड़ाते हैं। वे उसकी मर्दानगी को ललकारते हैं और सीजर, अपने अहंकार का गुलाम, उस जाल में कदम रख देता है। वह अपने घर से बाहर निकलता है, सीनेट की तरफ, जहां खंजर उसका इंतजार कर रहे हैं और जहां इतिहास का सबसे बड़ा धोखा एक नमस्ते के पीछे छिपा बैठा है। क्या सीजर को बचाया जा सकता था? क्या ब्रूटस ऐन मौके पर पीछे हटेगा, या फिर नियति अपना क्रूर खेल खेलकर ही रहेगी? खून जब संगमरमर के ठंडे फर्श पर गिरता है तो उसकी आवाज बहुत अलग होती है। एक गाढ़ा चिपचिपा सन्नाटा। रोम की सीनेट, जो कानून का मंदिर थी, अब एक कसाई खाना बन चुकी थी। इतिहास की किताबों में हम सिर्फ तारीखें पढ़ते हैं, 15 मार्च, लेकिन उन किताबों में उस पल की गंध नहीं होती। लोहे की गंध, पसीने की गंध और मौत की गंध। सीजर अपनी गद्दी पर बैठा है, बेखबर। उसका अहंकार उसका कवच था, लेकिन अफसोस, खंजर अहंकार को नहीं, शरीर को काटते हैं। साजिश करने वाले उसके चारों तरफ जमा हो गए, जैसे गिद्ध अपने शिकार को घेरते हैं। बहाना एक अर्जी, लेकिन मकसद एक कत्ल। पहला वार। कास्का ने पीछे से हमला किया। सीजर, जो दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा था, एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने संघर्ष किया। उसने अपने हमलावरों को धक्का दिया। वह एक शेर की तरह लड़ा, लेकिन फिर उसने उस चेहरे को देखा। भीड़ के बीच एक हाथ उठा। उसमें खंजर था और वह हाथ ब्रूटस का था। उस एक पल में सीजर की सारी ताकत, सारी जिद पिघल गई। उसे खंजर के घाव से दर्द नहीं हुआ, उसे दर्द हुआ उस पहचान से। उसने लड़ना छोड़ दिया। उसने अपना लबादा अपने चेहरे पर खींच लिया। शायद वह अपने सबसे प्यारे दोस्त को अपना कातिल बनते हुए नहीं देखना चाहता था। उसके आखिरी शब्द हवा में लटके रह गए। एट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस? तो फिर गिर जा सीजर, देन फॉल सीजर। वह गिर गया। दुनिया का मालिक अब सिर्फ एक बेजान लाश था, जो पॉम्पी की मूर्ति के चरणों में पड़ी थी। और विडंबना देखिए, जिस पॉम्पी को सीजर ने हराया था, आज उसी की मूर्ति के नीचे सीजर का खून बह रहा था, जैसे इतिहास उस पर हंस रहा हो। साजिश करने वाले ये आजादी के सिपाही पागलों की तरह चिल्लाए, आजादी, मुक्ति, जुल्म मर गया। ब्रूटस ने उनसे कहा, रुको, डरो मत, अपने हाथ इस खून में रंग लो।
चलो बाहर चलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हमने रोम को आजाद करवा दिया है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। रोम के सबसे सम्मानित सीनेटर, जिनके हाथों और कोहनियों तक गहरा लाल खून लगा है, वे बाजार की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्हें लगा था लोग उनका स्वागत करेंगे। उन्हें लगा था लोग शुक्रिया कहेंगे। लेकिन शहर खामोश था। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए थे। यह जश्न नहीं था, यह दहशत थी। और यही इसी दहशत के बीच एक दूसरा खिलाड़ी अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। वह खिलाड़ी जिसे ब्रूटस ने जिंदा छोड़ने की गलती की थी, मार्क एंटनी। अब हम आते हैं इतिहास के सबसे खतरनाक पब्लिक स्पीकिंग के मुकाबले पर। जगह रोम का बाजार, द फोरम। माहौल बारूद के ढेर जैसा, एक चिंगारी और पूरा रोम जल जाएगा। पहले ब्रूटस मंच पर चढ़ता है। ब्रूटस एक दार्शनिक है। वह दिमाग से बात करता है। वह भीड़ को समझाता है, रोमवासियों, मेरी बात सुनो। मैं सीजर से प्यार करता था, लेकिन मैं रोम से उससे भी ज्यादा प्यार करता था। क्या तुम चाहोगे कि सीजर जिंदा रहे और तुम सब गुलाम बनकर मरो, या सीजर मर जाए और तुम सब आजाद होकर जियो? उसका तर्क एकदम सीधा था, गणित जैसा। सीजर यानी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। महत्वाकांक्षा यानी गुलामी, इसलिए सीजर यानी मौत। भीड़ ने सुना, भीड़ ने समझा। उन्होंने कहा, ब्रूटस सही है, ब्रूटस जिंदाबाद। ब्रूटस को लगा कि उसने जंग जीत ली है। उसने सोचा कि इंसान तर्कों से चलते हैं। कितना भोला था वह। उसे नहीं पता था कि भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। भीड़ के पास सिर्फ जज्बात होते हैं। ब्रूटस चला गया और मंच पर आया मार्क एंटनी। अकेला, निहत्था। उसके हाथों में सीजर की खून से सनी लाश थी। वह नफरत से नहीं, दुख से भरा हुआ लग रहा था। उसने ब्रूटस की तरह तर्क नहीं दिए। उसने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दी कि सीजर क्यों अच्छा था। उसने भीड़ की नब्ज पर हाथ रखा। उसने शुरुआत की, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। दोस्तों, मुझे अपने कान उधार दो। एंटनी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने बार बार ब्रूटस को ऑनरेबल मैन, इज्जतदार आदमी कहा। ब्रूटस कहता है सीजर महत्वाकांक्षी है और ब्रूटस एक इज्जतदार आदमी है। लेकिन हर बार जब वह यह कहता तो उसकी आवाज में व्यंग, सार्केज्म का जहर बढ़ता जाता। उसने तथ्यों को नहीं, यादों को छेड़ा। क्या यह महत्वाकांक्षा थी जब सीजर ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया? क्या यह महत्वाकांक्षा थी जब वह गरीबों के दुख में रोया? और फिर उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, सीजर की वसीयत, द विल। एंटनी ने भीड़ को एक कागज दिखाया। मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, उसने कहा, क्योंकि अगर मैंने इसे पढ़ दिया तो तुम पागल हो जाओगे। तुम जान जाओगे कि सीजर तुमसे कितना प्यार करता था। यह रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भीड़ चिल्लाई, पढ़ो, हमें वसीयत पढ़नी है। एंटनी ने उन्हें और तड़पाया। वह नीचे उतरा
लाश के पास गया। उसने सीजर के लबादे को उठाया, उस फटे हुए खून से सने कपड़े को। देखो, एंटनी ने एक छेद की तरफ इशारा किया। यहां कैसियस का खंजर लगा था, और यहां देखो, यह ब्रूटस ने वार किया था। ब्रूटस, जो सीजर का फरिश्ता था। जब सीजर ने उसे वार करते देखा तो उसका दिल खंजर से नहीं, बेवफाई से फट गया। भीड़ अब रो रही थी, उनका गुस्सा उबल रहा था। और तब सही वक्त देखकर एंटनी ने वसीयत पढ़ी। सीजर ने हर रोमन नागरिक के नाम 75 ड्राकमा और अपने निजी बगीचे छोड़े हैं तुम्हारे घूमने के लिए। बूम! वह बारूद का ढेर फट गया। जो भीड़ अभी 10 मिनट पहले ब्रूटस को राजा बनाना चाहती थी, अब वही भीड़ चिल्ला रही थी, गद्दार, कातिल, जला दो उनका घर, मार डालो उन्हें। ब्रूटस और कैसियस को शहर छोड़कर भागना पड़ा। एंटनी ने मुस्कुराते हुए उस जलते हुए शहर को देखा और धीरे से कहा, मिस्चीफ थो आर्ट अफूट। शरारत, अब तुम आजाद हो, जो चाहे करो। उसने सिर्फ शब्दों से, बिना तलवार उठाए, पूरे तख्ते को पलट दिया। रुकिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि यह क्या हुआ? यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह मास मैनिपुलेशन, भीड़ को काबू करने का ब्लूप्रिंट था। आज भी जब आप न्यूज चैनल खोलते हैं या चुनावी रैलियां देखते हैं, तो क्या आपको मार्क एंटनी की परछाई नजर नहीं आती? कोई आपको तर्क, लॉजिक नहीं देता। कोई आपको यह नहीं बताता कि क्या पॉलिसी है। वे आपको भावनाएं बेचते हैं। वे आपको एक दुश्मन दिखाते हैं। वे आपको हम बनाम वो, अस वर्सेस देम की कहानी सुनाते हैं। वे आपकी जेब में पड़ी समस्याओं की बात नहीं करते। वे आपके दिल में दबे डर और गुस्से को हवा देते हैं। एंटनी ने साबित कर दिया कि सच्चाई, ट्रुथ, बेमानी है। जो मायने रखता है वह है नैरेटिव। ब्रूटस सच बोल रहा था। सीजर एक खतरा हो सकता था, लेकिन एंटनी ने उस सच को आंसुओं और नाटक के सैलाब में बहा दिया। हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं। हम सोचते हैं कि हम तथ्यों पर फैसला लेते हैं, लेकिन क्या सच में? या हम भी उस भीड़ का हिस्सा है जो सिर्फ इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि हमारे पसंदीदा वक्ता ने हमें रोना सिखा दिया है? शब्द खंजर से भी गहरे घाव दे सकते हैं। खंजर सिर्फ एक आदमी को मारता है, लेकिन शब्द पूरे शहर को जला सकते हैं। रोम अब जल रहा है। जिस आजादी के लिए ब्रूटस ने अपने हाथ रंगे थे, वह धुएं में उड़ गई है। अब न सीजर है, न जमहूरियत। अब सिर्फ अराजकता, केओस है। ब्रूटस और कैसियस भाग रहे हैं, अपने ही देश में परदेसी। उनके पीछे एंटनी की फौज है, और एंटनी के साथ एक नया नाम जुड़ गया है, ऑक्टेवियस सीजर, जूलियस सीजर का वारिस। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, फिलिपी का मैदान, जहां एक तरफ आदर्शवाद, आइडियलिज्म है, और दूसरी तरफ बदला, रिवेंज। जहां ब्रूटस को अंततः उस सवाल का जवाब मिलेगा जो उसे रातों को सोने नहीं देता था, क्या एक बुरे काम से कभी कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है? क्या ब्रूटस की ऑनेस्टी उसे बचा पाएगी, या वह खुद अपनी ही तलवार पर गिरकर उस कर्ज को चुकाएगा?
जो उसने 15 मार्च को लिया था। जीत और हार का फैसला तलवारें नहीं करती, फैसला वो सन्नाटा करता है जो जंग शुरू होने से पहले छा जाता है। फिलिपी का मैदान, धूल और चट्टानों का एक वीरान विस्तार। यहां हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि मौत की गंध थी। सोचिए उस रात की ठंडक को। ब्रूटस अपने तंबू टेंट में बैठा है, बाहर लाखों सैनिक सो रहे हैं या शायद सोने का नाटक कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि कल सूरज निकलेगा तो हजारों आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। ब्रूटस की मोमबत्ती टिमटिमा रही है। वह एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शब्द पन्नों से फिसल रहे हैं। उसके दिमाग में अब रोम नहीं है, उसके दिमाग में अब आजादी के नारे नहीं है। अब सिर्फ पश्चाताप, रिग्रेट की एक धुंध है। अभी कुछ देर पहले ही उसका अपने भाई कैसियस के साथ झगड़ा हुआ था। कितनी अजीब बात है ना। जिन दो लोगों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को हिला दिया था, आज वे चंद सिक्कों और रिश्वत के इल्जामों पर लड़ रहे थे। रिश्ते जब अपराध, क्राइम की नींव पर बनते हैं तो वे कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर होते हैं। ब्रूटस अभी भी अपनी ईमानदारी, ऑनर का लबादा ओढ़े हुए था। वह कैसियस पर चिल्लाया था, क्या हमने महान सीजर का कत्ल इसलिए किया था कि हम खुद चोर बन जाए? लेकिन कैसियस, जो दुनियादार था, जानता था कि जंग आदर्शों से नहीं, पैसों से लड़ी जाती है। उस तंबू में उस रात सिर्फ दो दोस्त नहीं लड़े थे, वहां हकीकत और आदर्शवाद, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म की टक्कर हुई थी। और हमेशा की तरह आदर्शवाद अकेला रह गया। ब्रूटस अकेला है। उसका सेवक लूसियस ल्यूट बजाते बजाते सो गया है। सन्नाटा इतना गहरा है कि ब्रूटस अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता है। तभी मोमबत्ती की लौ नीली पड़ जाती है, रोशनी कम हो जाती है और तंबू के कोने में परछाइयां हिलने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कमरे में कोई है, जबकि आप जानते हैं कि आप अकेले हैं? वो ठंडक जो रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। ब्रूटस ने नजर उठाई और वह खड़ा था, जूलियस सीजर, या शायद सीजर का भूत, या शायद ब्रूटस का अपना पाप, जो अब शक्ल अख्तियार कर चुका था। ब्रूटस, जो कभी किसी से नहीं डरता था, उसकी आवाज कांप उठी। तुम कौन हो? कोई देवता या शैतान? परछाई ने जवाब दिया, एक ऐसी आवाज में जो कब्र से आती हुई लग रही थी। थाई इविल स्पिरिट ब्रूटस, मैं तुम्हारी ही बुरी रूह हूं ब्रूटस। मैं तुमसे मिलूंगा फिलिपी के मैदान में। यह एक चेतावनी थी या एक निमंत्रण? ब्रूटस समझ गया था, कल की जंग जीने या मरने के लिए नहीं है। कल की जंग हिसाब चुकता करने के लिए है। नियति, फेट अपना चक्र पूरा करने आ रही है। सूरज निकल आया है, लेकिन रोशनी नहीं है। गिद्ध आसमान में मंडरा रहे हैं, जैसे उन्हें पता हो कि आज दावत होने वाली है। कैसियस के लिए आज का दिन खास है। आज उसका जन्मदिन है। सोचिए जरा, जिस दिन आपने पहली सांस ली थी, उसी दिन आप अपनी आखिरी सांस लेने वाले हैं। टाइम इज कम राउंड। वक्त का पहिया घूम चुका है।
मैदान जंग में धूल का गुबार है। एंटनी और ऑक्टेवियस की फौज एक व्यवस्थित मशीन की तरह आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ ब्रूटस और कैसियस की फौज जो कंफ्यूजन और डर में है। जंग शुरू होती है और जैसा कि ब्रूटस के साथ हमेशा होता आया है, वह एक गलती करता है। वह बहुत जल्दी हमला कर देता है। वह ऑक्टेवियस की टुकड़ी को हरा देता है, लेकिन वह यह देखना भूल जाता है कि उसके पीछे कैसियस फंस गया है। कैसियस एक पहाड़ी पर खड़ा है। उसकी नजरें कमजोर है। उसे धुएं के बीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त टिटिनियस दुश्मनों से घिर गया है और मारा गया है। मेरा जीवन पूरा हुआ, कैसियस सोचता है। मेरा दोस्त मेरी वजह से मारा गया। निराशा, डिस्पेयर, यह दुश्मन की तलवार से ज्यादा तेज होती है। कैसियस अपनी तलवार निकालता है, वही तलवार जिससे उसने सीजर को मारा था, और वह अपने गुलाम पिंडारस से कहता है, चलो अपना काम करो, मुझे आजाद कर दो। और इस तरह रोम का आखिरी महान रोमन एक गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होकर मर जाता है। विडंबना देखिए, टिटिनियस नहीं मरा था। वह तो जीत की खबर लेकर आ रहा था, लेकिन जब वह वापस आता है और कैसियस की लाश देखता है तो वह भी अपना दम तोड़ देता है। ब्रूटस जब वहां पहुंचता है तो उसे लाशों का ढेर मिलता है। वह रोता है, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं है। वह सीजर की रूह को महसूस करता है। ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet। ओ जूलियस सीजर, तुम मरने के बाद भी ताकतवर हो। तुम्हारी रूह हमारे हाथों से हमारी ही तलवारें चलवा रही है। सूरज ढल रहा है। ब्रूटस की फौज हार चुकी है। वह अपने बचे खुचे साथियों के साथ एक चट्टान के पास बैठा है। रात होने वाली है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, एंटनी के सामने घुटने टेक दे, रोम की सड़कों पर जंजीरों में जकड़कर उसे घुमाया जाए। दूसरा, वह रास्ता जो रोम के वीरों का रास्ता है। ब्रूटस आसमान की तरफ देखता है। उसे अपनी जिंदगी की फिल्म याद आती है। वह दोस्त जिसे उसने मारा, वह पत्नी पोर्शिया जिसने उसके गम में अपनी जान दे दी, कोयला निगलकर आत्महत्या कर ली, और वह रोम जिसे वह बचाना चाहता था, लेकिन जिसे उसने आग में झोंक दिया। वह अपने दोस्तों से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग देखे, सबने मेरे साथ वफादारी की। सिर्फ मैं ही वह बदनसीब हूं जिसने अपने वफादारों को धोखा दिया। वह जानता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। वह अपने दोस्त स्ट्रेटो से कहता है, अपनी तलवार पकड़ो और चेहरा उधर कर लो। ब्रूटस अपनी तलवार की नोक अपनी छाती पर रखता है। उसके आखिरी शब्द किसी देवता के लिए नहीं थे। उसके आखिरी शब्द सीजर के लिए थे। सीजर, नाउ बी स्टिल। आई किल्ड नॉट 3 with half so good a will। सीजर, अब शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें मारते वक्त इतना मन नहीं बनाया था जितना आज खुद को मारने के लिए बनाया है। एक और आहुति, एक और लाश। सीजर का बदला पूरा हुआ। एंटनी और ऑक्टेवियस वहां पहुंचते हैं। वे ब्रूटस की लाश को जमीन पर पड़ा देखते हैं। ऑक्टेवियस, जो भविष्य का सम्राट ऑगस्टस बनने वाला है,
इसे एक जीत की तरह देखता है। लेकिन एंटनी कुछ और देखता है। वह झुकता है। वह उस चेहरे को देखता है जो कभी उसका दुश्मन था, और वह इतिहास के सबसे खूबसूरत शब्द कहता है, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। यह उन सब में सबसे महान रोमन था। क्यों? क्योंकि बाकी सब ने, कैसियस ने, कास्का ने, सीजर को जलन, एनवी की वजह से मारा था। सिर्फ ब्रूटस, इकलौता ब्रूटस ही था जिसने जो किया ईमानदारी से किया। उसने जो किया आम भलाई, कॉमन गुड के लिए किया। भले ही वह गलत था, भले ही वह गुमराह था, लेकिन उसकी नीयत सोने की तरह खरी थी। His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. अब जरा इस कहानी के शोर से बाहर निकलिए और खुद से पूछिए, क्या अच्छी नीयत, गुड इंटेंशंस काफी होते हैं? ब्रूटस एक अच्छा आदमी था, शायद हम में से कई लोगों से बेहतर। वह रिश्वत नहीं लेता था, वह झूठ नहीं बोलता था, वह देश से प्यार करता था। फिर भी उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए, उसकी वजह से रोम बर्बाद हुआ। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम दिल के साफ है तो हम सही है, लेकिन यह दुनिया दिल की सफाई नहीं देखती। यह दुनिया आपके कार्यों का नतीजा, कॉन्सिक्वेंस देखती है। एक बेवकूफ दोस्त एक समझदार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। ब्रूटस वही बेवकूफ दोस्त था। वह आदर्शवादी था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए पैरों का मिट्टी से सना होना जरूरी है। उसने सीजर को मार दिया, लेकिन सीजरवाद सीजरिज्म को नहीं मार पाया। उसने एक तानाशाह को हटाया और अनजाने में 3 नए तानाशाहों, ट्रायम्विरेट के लिए रास्ता बना दिया। आपकी जिंदगी में भी कई बार आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, नर्क का रास्ता अक्सर अच्छी नीयत से ही बना होता है। द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। क्या आप अपने आदर्शों के लिए अपनों की बलि देने को तैयार है? और अगर हाँ, तो क्या आप उस भूत का सामना करने को तैयार है जो फिलिपी के मैदान में आपका इंतजार करेगा? कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे।